नमस्कार। आपका वामिक अकेडमी पर स्वागत है। ऑडिट वाला जो आपका पोर्शन चल रहा है, जिसमें अभी लेटेस्ट आपका फीचर्स एंड कॉजेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाला जो टॉपिक चल रहा है, उसमें आपके जो चैप्टर है, इसमें 2 वीडियो बनेंगे। जिसमें फर्स्ट वीडियो आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें जो लास्ट वीडियो था उसमें इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके थे। इसके अलावा फीचर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर चुके हैं। फिर इसके अलावा डिफरेंट क्लासेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में लास्ट वीडियो में बात हो चुकी है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ ए पर्सन हु इंटेंड्स टू जॉइन एन एस्टेब्लिश्ड पार्टनरशिप बिजनेस एज ए पार्टनर और ऑन बिहाफ ऑन इनकमिंग पार्टनर के बारे में बात कर चुके हैं। इसके अलावा जो लास्ट वीडियो था यानी पार्ट ए था इस चैप्टर का, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ ए परचेजर टू असरटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ रनिंग बिजनेस कंसर्न के बारे में बात हो चुकी है। और इसके अलावा यानी इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ ए सस्पेक्टेड फ्रॉड, मिस अप्रोप्रिएशंस, डिफ्लेक्शंस, थेफ्ट और केस एंड अदर प्रॉपर्टी ऑफ कंसर्न के बारे में बात हो चुकी है। यानी किसी संस्था की नकदी और अन्य संपत्ति की चोरी, गबन आदि जैसे संदिग्ध धोखाधड़ी के मामलों में किस प्रकार से जो जांच करता है उसके द्वारा जांच की जाएगी। इसके अलावा फिर मिस अप्रोप्रिएटिंग केस के बारे में, नकदी के गबन के बारे में बात हो चुकी है। गुड्स का गबन के बारे में बात हो चुकी है। और इसके अलावा खातों में जो हेरा फेरी डायरेक्टर और मैनेजर्स होते हैं उनके द्वारा किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में बात कर चुके हैं। और इसके अलावा किसी संस्था को ऋण देने के इच्छुक व्यक्ति की ओर से की जाने वाली जांच के बारे में बात हो चुकी है। और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ ए प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर, यानी शेयर होल्डर द्वारा जो जांच करवाई जाती है उसके बारे में बात हो चुकी है। अब इस वीडियो के माध्यम से यानी आपका पार्ट भी है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन फॉर क्लेम्स अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेज, यानी जो लॉसेज होते हैं मशीनरी में या जो भी माल है उसमें बीमा जो कंपनी है उसके द्वारा बीमा करवाया जाता है। बीमा कवर के रिगार्डिंग जो इन्वेस्टिगेटर है उसको किस प्रकार से जांच करनी होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो परिणामी हानि को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी के तहत दावों की जांच किस प्रकार से की जाती है। यानी व्यावसायिक जगत में कारखानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का अग्नि बीमा कराना बहुत आम बात है। कारखाने या कार्यालय में आग लगने की स्थिति में मालिक को न केवल माल और अन्य संपत्तियों का नष्ट होने से नुकसान होता है, बल्कि उसे एक महत्वपूर्ण नुकसान भी होता है। यानी आग न लगने की स्थिति में अर्जित होने वाला लाभ घटना की तारीख से लेकर बीमा दावे के निपटान तक उसे भारी वित्तीय हानि होती है। ऐसे नुकसानों को कम करने के लिए एक व्यवसाय आमतौर पर ऐसी पॉलिसी लेता है, यानी जो भी व्यापार में लॉसेज होता है अग्नि के रिगार्डिंग, तो उसके लिए पॉलिसी लेता है जो परिणामी हानि को भी कवर करती है। लाभ की हानि की गणना और मूल्यांकन बीमा अनुबंध की शर्तों के अकॉर्डिंग एक सर्वेक्षक या जांचकर्ता द्वारा किया जाता है। जितना लॉसेज हुआ उसका वैल्यूएशन एक जांच करता है या सर्वेक्षक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। जांचकर्ता को अपने मूल्यांकन में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उसकी रिपोर्ट दावों के निर्णय में बहुत महत्वपूर्ण होगी। बीमा कंपनी जांचकर्ता के निष्कर्षों पर तब तक विवाद नहीं कर सकती जब तक कि उसने किसी महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार नहीं किया हो। यानी जो भी रिपोर्ट उसने दी है, अगर फेयर रिपोर्ट दी है, स्पष्ट दी है या ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट दी है, तो बीमा कंपनी जो जांच करता है उसकी रिपोर्ट पर विश्वास करेगा। तो नुकसान का सही आकलन करने के लिए उसे निम्नलिखित 3 बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। अब 3 बिंदु कौन कौन से हैं जो नुकसान का आकलन है किस प्रकार से करेगा, कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट तो देखते हैं कि पिछले वर्ष का जो कारोबार है एंड टर्नओवर कितना था उसके बारे में रिपोर्ट देगा या जांच करेगा। परिचालन लागत में वृद्धि हुई है या नहीं हुई उसके बारे में जांच करेगा। इसके अलावा वह अवधि जिसके लिए इस हानि की गणना की जानी है, जिस वित्तीय वर्ष की गणना की जा रही है हानि के रिगार्डिंग, तो उसे यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बीमित राशि से अधिक का दावा नहीं किया जा सकता। जैसे 10 लाख का बीमा करा रखा, 10 लाख रुपए से ज्यादा दावा या क्लेम नहीं किया जा सकता है कंपनी के ऊपर, बीमा कंपनी के ऊपर। यदि हानि बीमित राशि से अधिक है तो बीमाकर्ता द्वारा इस हानि का एक निश्चित प्रतिशत वहन करेगा। अगर हानि है बीमित राशि से, अगर 10 लाख का बीमा है, हानि 15 लाख की हो जाती है, तो 5 लाख रुपए का जो वहन करना होगा वो कंपनी द्वारा स्वयं अपने स्तर पर वहन करना होगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 210, 211, 212, 213 और ये मिस प्रिंट है तो यहाँ पे आ जाएगा वो 216 में कंपनी के मामलों की जांच का प्रावधान है। निम्नलिखित 2 प्रकार की जांचों का इसमें प्रावधान किया गया है। 2 प्रकार की जांचें कौन कौन सी है। एक तो फर्स्ट आपकी यानी निरीक्षक द्वारा किसी कंपनी के मामलों की जांच धारा 210 और 213 के अंतर्गत की जाती है। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंस्पेक्टर होता है उसके द्वारा कंपनी मामलों की जांच किस धारा के तहत की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि धारा 210, 213 के अंतर्गत आती है। जिसमें धारा 212 के अंतर्गत बात करें
तो अंतर्गत संबंधित कंपनियों के मामलों की जांच भी शामिल है, यानी जो रिलेटेड कंपनीज होती है उनका भी यहाँ पे जांच किया जाता है। कंपनी के मामले शब्द का तात्पर्य कंपनी के सभी व्यवसायिक मामलों अर्थात लाभ हानि निवेश सहायक कंपनियों में शेयरधारिता यानी उसकी जो होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, अनुबंध या किसी अन्य मामले की जांच से है। इसके अलावा कंपनी के स्वामित्व की ओनरशिप की जांच की जाती है। और इसके अलावा कंपनी के मामलों की जांच इसे आगे 3 भागों में विभाजित किया गया है। कंपनी के मामलों की जांच को फिर पुनः 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। अब इनको देखते हैं। फर्स्ट तो हो जाएगा इसमें केंद्र सरकार के आदेश द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश द्वारा निरीक्षक द्वारा किसी कंपनी के मामलों की जांच धारा 210 के अंतर्गत की जाती है। और इसके अलावा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा धारा यानी गंभीर धोखाधड़ी होती है तो जांच कार्यालय द्वारा धारा 212 के अंतर्गत निर्धारित कंपनी के मामलों की जांच की जाती है। और इसके अलावा धारा 213 के अंतर्गत अन्य मामलों में कंपनी के मामलों की जांच की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू अपॉइंट एन इंस्पेक्टर और इन्वेस्टिगेटर टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ ए कंपनी इन द फॉलोइंग केसेस। सेक्शन 210 यानी 210 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इन्वेस्टिगेटर और इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाती है। किस प्रकार से की जाती है वो देखते हैं। जब कंपनी रजिस्ट्रार यानी जो कंपनी का रजिस्ट्रार होता है रजिस्ट्रार द्वारा या निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर निवेश यानी निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर विशेष प्रस्ताव द्वारा यानी स्पेशल प्रपोजल रखा जाता है। विशेष प्रस्ताव द्वारा कंपनी मामलों की जांच की मांग करती है। ठीक है, वो इसके अलावा नेक्स्ट है जब न्यायालय आदेश द्वारा यह घोषित करता है, एक तो इस तरीके से हो सकती है या न्यायालय के द्वारा जांच की जा सकती है अगर किसी प्रकार का फ्रॉड हो रहा है। जब न्यायालय आदेश द्वारा यह घोषित करता है कि केंद्रीय सरकार या न्यायाधिकरण द्वारा नियुक्त किसी निरीक्षक द्वारा सार्वजनिक हित में जांच आवश्यकता होने पर कंपनी के मामलों की जांच की जानी चाहिए। न्यायालय कंपनी के मामलों की जांच का आदेश दे सकता है। इसके अलावा जहां न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा जांच का आदेश पारित किया जाता है वहां केंद्रीय सरकार कंपनी के मामलों की जांच का आदेश देगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है उपरोक्त प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार एक या अधिक व्यक्तियों को निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है। यानी उपरोक्त जो भी प्रयोजन है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक या एक से अधिक इंस्पेक्टर है उनकी नियुक्ति कर सकती है और उन्हें कंपनी के मामलों की जांच करने और केंद्रीय सरकार द्वारा जो डायरेक्शन दिया गया है निर्देशित तरीके से रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिकार दे सकती है। नेक्स्ट है निरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है ये देखते हैं। यानी जो इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, किस व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है तो किसी पेशेवर लेखाकार यानी किसी पेशेवर लेखाकार फर्म या निगमित निकाय को निरीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखना कोई भी पेशेवर प्रोफेशनल अकाउंट्स फर्म हो या कॉर्पोरेट निकाय के इंस्पेक्टर को नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य को नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि एक व्यक्तिगत लेखाकार यानी एक जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल होता है तो एक व्यक्तिगत लेखाकार को नियुक्त किया जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो ये आपको ध्यान रखना विशेष। अब इसमें कौन सी प्रोविजन है वो देखें। यानी कंपनी अधिनियम 2013 यानी इसमें लगभग साल लागू हो चुका है। ठीक है, तो कुछ धाराएं हैं जो अभी जैसे आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग लागू की जा रही है। तो लगभग इसमें काफी धाराएं लागू हो चुकी है 470 में से। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 213 क्या है 213 के अकॉर्डिंग निर्दिष्ट संख्या में सदस्यों द्वारा प्राप्त आवेदन पर और ऐसे साक्ष्य द्वारा समर्थित आवेदन पर कंपनी के मामलों की जांच का आदेश दे सकता है। यानी निर्दिष्ट संख्या में अगर जो भी शेयर होल्डर है तो उनके द्वारा आवेदन प्राप्त होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट समर्थित आवेदन के आधार पर जांच का आदेश दे सकती है कि कंपनी का व्यवसाय उसके लेनदारों सदस्यों या कंपनी के साथ लेन देन करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देने के इरादे से संचालित किया जा रहा है या कि कंपनी का व्यवसाय किसी कपटपूर्ण गैर कानूनी उद्देश्य के लिए या उसके किसी सदस्य के लिए दमनकारी तरीके से संचालित किया जा रहा है या कंपनी का गठन किसी कपटपूर्ण या गैर कानूनी उद्देश्य के लिए किया गया था। तो यह जांच इस प्रकार से की जाती है कि व्यापार में अनैतिक कार्य हो रहा है या देश की नीतियों के विरुद्ध किया जा रहा हो या उसमें फ्रॉड हो रहा हो। ठीक है, व्यापार लगातार लॉसेज में जा रहा हो उसमें कुछ कारण हो तो इन कारणों की जांच करने हेतु सेंट्रल गवर्नमेंट एक इन्वेस्टिगेटर की नियुक्ति करती है। नेक्स्ट है कंपनी के गठन या उसके कामकाज के प्रबंधन से संबंधित व्यक्तियों ने कंपनी या उसके किसी सदस्य के प्रति धोखाधड़ी या कदाचार या अन्य दुराचार किया हो इस प्रकार से जांच की जा सकती है। या इसके अलावा अन्य कारण कंपनी के सदस्यों को उसके कामकाज से संबंधित वह सभी जानकारी नहीं दी गई हो जिसकी वे यथोचित रूप से अपेक्षा कर सकते थे। यानी कंपनी जो स्टेक होल्डर है अगर उनको कंपनी के ऑपरेटिंग प्रोसेस के बारे में या कामकाज के बारे में अगर वो जानकारी चाहता है कंपनी जानकारी नहीं देती है तो वो एक तरीके से इन्वेस्टिगेटर से जांच करवा सकती है। इसमें कंपनी के प्रबंध निदेशक या अन्य प्रबंधक को देय कमीशन की गणना से संबंधित जानकारी भी शामिल है। यानी कंपनी के जो मैनेजर से डायरेक्टर उनको जो कमीशन दिया गया है उनकी जो किस आधार पर दिया गया है उसकी जानकारी भी इससे इंस्पेक्टर के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है संयुक्त स्टॉक कंपनियों के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर। यानी जो संयुक्त स्टॉक कंपनियां होती है जॉइंट स्टॉक कंपनियां हैं तो उनकी रिपोर्ट पर यदि कंपनी रजिस्ट्रार केंद्र सरकार को लिखित रिपोर्ट देता है कि कंपनी ने निर्धारित समय के भीतर मांगी गई कुछ जानकारी स्पष्टीकरण नहीं दिए हैं
तो संयुक्त स्टॉक कंपनियों के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर इस प्रकार से जांच की जा सकती है, या कंपनी द्वारा दी गई जानकारी स्पष्टीकरण असंतोषजनक है, यानी वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसकी जांच की जा सकती है। कंपनी तथ्यों का पूर्ण और निष्पक्ष खुलासा नहीं करती है, यानी कंपनी जो भी फैक्ट्स है, जो भी कार्य है या ट्रांजेक्शन है, जो भी अपेक्षित सूचना है, अगर उसका निष्पक्ष खुलासा या पूर्ण रूप से नहीं करती है तो इस संबंध में जांच की जा सकती है। इसके अलावा कंपनी का व्यवसाय धोखाधड़ी या गैरकानूनी उद्देश्य से चलाया जा रहा है तो धारा 212 के अकॉर्डिंग इसकी जांच की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है पावर्स ऑफ द इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ रिलेटेड बॉडीज कॉर्पोरेट एंड अदर्स इन द सेम ग्रुप। यानी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 219 के तहत किसी कंपनी के मामलों की जांच के लिए नियुक्त निरीक्षक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए। अब कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 219 के अकॉर्डिंग जांच के दायरे में आने वाली कंपनियों से संबंधित निम्नलिखित निगमित निकायों और व्यक्तियों के मामलों की जांच के लिए निरीक्षक की नियुक्ति की जा सकती है, बशर्ते कि ऐसी कंपनी की उचित जांच के हित में इसे आवश्यक और प्रासंगिक समझा जाए। अधिनियम 2013 की धारा है 210, 212 और 213 में इस प्रकार से प्रावधान कर रखा है। अब है पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेटर, यानी जो इन्वेस्टिगेटर जांचकर्ता होता है, अब जांचकर्ता के पास में कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन सी शक्तियां हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 217 क्या है 217 के अकॉर्डिंग जांच के दायरे में आने वाली कंपनी या उससे संबंधित निकायों के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों के लिए अनिवार्य है कि वे कंपनी के सभी पुस्तकों और दस्तावेजों को जो उनके पास है सुरक्षित रखें और निरीक्षक को प्रस्तुत करें। जब जैसे निरीक्षक जो भी दस्तावेज है, अकाउंट्स है, खाते हैं, बुक्स है, उनको सुरक्षित रखना है और जो इन्वेस्टिगेटर यानी जांचकर्ता द्वारा उनकी डिमांड की जाती है, डिमांड करते हैं उनको उपलब्ध करवाना अनिवार्य होता है। साथ ही उन्हें जांच के संबंध में निरीक्षक को हर संभव सहायता प्रदान भी करनी होती है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो निरीक्षक के उपलब्ध करवानी अनिवार्य होती है। इसके अलावा केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निरीक्षक किसी भी व्यक्ति को ऐसी जानकारी प्रदान करने, ऐसी पुस्तकों और दस्तावेजों को उनके समक्ष प्रस्तुत करने में योगदान दे सकता है। इसके अलावा उसका नेक्स्ट राइट्स होगा, निरीक्षक को जांच के दायरे में आने वाली कंपनी के किसी भी वर्तमान और पूर्व अधिकारी, पूर्व अधिकारी, एजेंट या कर्मचारी से शपथ पर पूछताछ करने का अधिकार होता है। यदि निरीक्षक को लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके शपथ पर पूछताछ करने का दूसरे अधिकार नहीं है तो पूछताछ की जानी चाहिए। नेक्स्ट उसके राइट्स है, एंड जो इंस्पेक्टर है जो केंद्र सरकार का एक अधिकारी है और जांच कर रहा है, उसे वे सभी पावर्स या शक्तियां प्राप्त होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दीवानी न्यायालय को निर्दिष्ट मामलों में मुकदमे की सुनवाई करते समय प्राप्त होती है, यानी एज ए मजिस्ट्रेट शक्तियां प्राप्त होगी। निरीक्षक के समक्ष उपस्थित न होने या पुस्तकें, दस्तावेजों, आवश्यक जानकारी प्रस्तुत न करने वाले व्यक्तियों के लिए दंड भी इसमें निर्धारित किए गए हैं। यानी जो निरीक्षक है वो डिमांड करता है कि उनके संबंध उपस्थित होना है, जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवानी है। अगर जो व्यक्ति प्रोवाइड नहीं करवाता तो उसके लिए कानून में दंड का प्रावधान भी किया गया है। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, पुलिस, मजिस्ट्रेट या वैधानिक प्राधिकरण के अधिकारी निरीक्षक को किसी संबंधित निगमित निकाय या कंपनी के प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या निगमित निकाय की जांच के तहत आने वाली कंपनी के ऐसी पुस्तकों और कागजातों के निरीक्षण या जब्ती के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे, यदि उन्हें यह मानने का उचित आधार हो कि संबंधित पुस्तकें या कागजात नष्ट या जाली हो सकते हैं। इसके अलावा वैधानिक अधिकारी उन्हें उस स्थान में प्रवेश करने जहां ऐसी पुस्तकें और कागजात रखे हैं उस स्थान की तलाशी लेने और उन्हें जब्त करने के लिए भी अधिकार कर सकते हैं। वे ऐसे सभी दस्तावेज और पुस्तकों पर पहचान चिन्ह लगा सकते हैं। जांच समाप्त होने पर निरीक्षक को सभी दस्तावेज पुस्तकें वापस लौटानी होती है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ ए कंपनी बाय सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस अंडर सेक्शन 212 एक्ट। धारा 212 के तहत गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा कंपनी के मामलों की जांच तो इन्वेस्टिगेटर है उसके द्वारा किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। यानी केंद्र सरकार रजिस्ट्रार या निरीक्षक की प्राप्ति पर या कंपनी द्वारा पारित किसी विशेष प्रस्ताव पर, अब इसमें दो स्थिति होती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, रजिस्ट्रार या निरीक्षक की प्राप्ति पर या इसके अलावा कंपनी द्वारा पारित किसी विशेष प्रस्ताव की सूचना पर या जनहित में या केंद्र सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार के अनुरोध पर, इसमें उपरोक्त किसी के भी अनुरोध पर कंपनी के मामलों की जांच करना आवश्यक समझे जाने पर गंभीर धोखाधड़ी जांच का कार्यालय को आदेश द्वारा कंपनी के मामलों की जांच सौंप सकती है। यदि केंद्र सरकार किसी मामले को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को सौंपती है, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार की कोई अन्य जांच एजेंसी ऐसे मामले में जांच नहीं करेगी। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपा जाता है गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय को इस प्रकार जांच सौंपी जाती है तो संबंधित राज्य सरकार की जो भी एजेंसीज है वो इस संबंध में इन्वॉल्व नहीं होगी, यानी इसमें उसका किसी प्रकार से इंटरफेयर नहीं होगा। रिपोर्ट या अंतरिम रिपोर्ट आगे के निर्देशों और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। केंद्र सरकार अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है, अंतरिम रिपोर्ट भी मांग सकती है जो भी इन्वेस्टिगेटर उससे। भारत के बाहर स्थान से साक्ष्य है, भारत के बाहर स्थान से अगर साक्ष्य जुटाने हैं विदेश से, तो यदि कंपनी के मामलों की जांच के दौरान
निरीक्षक भारत में सक्षम न्यायालय में यह बताते हुए आवेदन कर सकता है कि साक्ष्य भारत के बाहर किसी देश में उपलब्ध हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय संबंधित देश या स्थान के किसी प्राधिकरण के न्यायालय को उपलब्ध साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनुरोध पत्र जारी कर सकता है। अगर किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है, अगर वो बाहर है यानी विदेश में है, विदेशी कार्यालयों में रखे हुए हैं, तो निरीक्षक है वो भारत के न्यायालय को एक तरीके से अनुरोध करता है न्यायालय से कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनकी पूर्ति हेतु संबंधित देश के न्यायालय को अनुरोध पत्र जारी किया जाए। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट एंड सेक्शन 223 ऑफ द कंपनीज एक्ट, यानी जो इंस्पेक्टर रिपोर्ट दी जाती है, यानी जो जांच करता है रिपोर्ट है, वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 223, ध्यान रखना, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 223 के तहत दी जाती है। किसके तहत दी जाती है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 223 के तहत रिपोर्ट दी जाती है। अब उस रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन करना होता है, तो निरीक्षक की रिपोर्ट कंपनी अधिनियम की धारा 223, इसमें देखते हैं कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार निरीक्षक को जांच पूरी होने पर अंतरिम रिपोर्ट अनिवार्य या अंतिम रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को प्रस्तुत करनी होती है। सरकार रिपोर्ट की प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और जांच के दायरे में आने वाले किसी भी संबंधित निगमित निकाय, प्रबंध एजेंट, सचिव, कोषाध्यक्ष या रिपोर्ट में उल्लेखित सहयोगियों को भेजने के लिए बाध्य है। एक रिपोर्ट इन व्यक्तियों को दी जाएगी। इसके अलावा यदि निरीक्षक की नियुक्ति कंपनी के सदस्यों के आवेदन पर, अगर जो इंस्पेक्टर है उसकी नियुक्ति सदस्यों के आवेदन पर, यानी जो कंपनी के सदस्य हैं, शेयर होल्डर है, के आवेदन पर धारा 223 के अंतर्गत की गई है, तो अंतिम रिपोर्ट की एक प्रति उन्हें भी यानी शेयर होल्डर्स को भी दी जाएगी। और यदि उसकी नियुक्ति न्यायालय के आदेश पर, अगर नियुक्ति विपरीत यानी न्यायालय के आदेश पर की गई है, तो एक प्रति न्यायालय को भी भेजी जाएगी। सरकार रिपोर्ट प्रकाशित कर सकती है और अन्य इच्छुक पक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान करके केंद्र सरकार से रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो रिपोर्ट है सार्वजनिक भी की जा सकती है, और जो भी इंटरेस्टेड व्यक्ति है, जो भी स्टेक होल्डर है, वो कुछ नॉमिनल शुल्क जमा कराकर केंद्र सरकार से रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, कौन सी है? धारा 224। कौन सी है? धारा 224 में निरीक्षक की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित है। और इसमें कहा गया है कि यदि निरीक्षक की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध किया है जिसके लिए वह आपराधिक रूप से उत्तरदायी है, तो सरकार उस अपराध के लिए उस पर मुकदमा चलाने और कंपनी के परिसमापन के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक कदम उठा सकती है। जो भी दोषी व्यक्ति है उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा और कंपनी का परिसमापन करने हेतु आदेश भी केंद्र सरकार द्वारा या न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार रिपोर्ट के आधार पर कंपनी के परिसमापन के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकती है। धारा 397 यानी कंपनी अधिनियम एक्ट 2013 की धारा 397 और 398, कौन सी है? 397, 398 के तहत उत्पीड़न और कुप्रबंधन की रोकथाम के लिए आदेश से तो आवेदन कर सकती है। इसके अलावा यदि रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि कोई धोखाधड़ी, कदाचार या संपत्ति का गबन दुरुपयोग किया गया है, तो केंद्र सरकार धोखाधड़ी या अन्य कदाचार के संबंध में क्षतिपूर्ति की वसूली या दुरुपयोग की गई संपत्ति की वसूली के लिए भी कार्रवाई शुरू कर सकती है। यानी किसी व्यक्ति ने, किसी मैनेजर्स ने, किसी कर्मचारी ने या किसी डायरेक्टर ने कंपनी में धोखाधड़ी की है, जबरदस्त फ्रॉड किया है, तो संबंधित व्यक्ति से वसूली का आदेश भी दे सकती है और उसके संबंध में जो भी कानूनी प्रोसेस होती है वो भी कार्रवाई शुरू कर सकती है। नेक्स्ट है धारा 246, कौन सी है? यानी सेक्शन 246 में कहा गया है कि निरीक्षक की रिपोर्ट किसी भी कानूनी कार्रवाई में रिपोर्ट में निहित किसी भी मामले के संबंध में निरीक्षक की राय के साक्ष्य के रूप में भी स्वीकार्य होती है। और नेक्स्ट है इस जांच का खर्च, अब जो ये जांच कार्य किया जाता है वो लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, या तो जो जांच कार्य किया जाएगा वो तो विशेष प्रस्ताव द्वारा कंपनी के सदस्यों द्वारा आवेदन करने पर की जाती है। इसके अलावा अगर न्यायालय को लगता है तो न्यायालय भी आदेश दे सकता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने विभाग से करवा सकती है। तो संबंधित राज्य सरकारें हैं वो भी अपने अनुरोध पर इस प्रकार की विशेष जांच यानी इस प्रकार की जांच करवा सकती है। ठीक है, तो उस संबंध में जो भी खर्चा होगा, यानी जांच करनी होती है कि इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाएगी, तो इंस्पेक्टर और उसके जो स्टाफ है और सहयोगी है उनके मध्य यानी जो भी प्रोसेस में खर्चा हुआ है, एक्सपेंसेस हुआ है, उनको सैलरी दी गई है, एक्सेट्रा जो भी है, तो उनका खर्च केंद्र सरकार, यानी इस जांच का कार्य खर्च संसद द्वारा, यानी संसद के बारे में बोले तो भारत की संसद निधि है, यानी कंसोलिडेटेड फंड है, उसमें से धन सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। लेकिन सरकार उन व्यक्तियों से खर्च की वसूली का आदेश दे सकती है जिनके आवेदन पर जांच का आदेश दिया गया था। यानी सरकार चाहे तो अपने कंसोलिडेटेड फंड से उसका भुगतान कर सकती है, और सरकार चाहे तो जिन व्यक्तियों की प्रार्थना पर आवेदन पर यह जांच कार्य किया गया है तो उनसे भी इस प्रकार से वसूली की जा सकती है। तो ठीक है, तो आपका ये जो चैप्टर है फीचर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी फीचर्स ऑफ कॉजेज इन्वेस्टिगेशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। यानी 2 वीडियो कंप्लीट हुआ है, पार्ट ए पार्ट बी में। तो इस वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, यानी पूरा थ्योरेटिकल है। तो ऑडिट एक तरह से आपका पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें जहां आवश्यकता पड़ती है समझाने की वहीं बात की जाती है, और आपके जो नोट्स है बाइलिंगुअल है। ठीक है, अब इसमें समरी दे रखी है, तो समरी के बारे में यहाँ बात करने की आवश्यकता नहीं है कि जो भी चैप्टर दे रखा है उसकी समरी बता रखी है। अब इसमें जो टेक्निकल टर्म्स है, ग्लोसरी है, उसके बारे में बात कर लेंगे यहाँ पे। टेक्निकल टर्म्स यानी ऑडिट एविडेंस क्या होता है, इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होता है,
सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर क्या होता है, यानी CFE क्या होता है। इसके अलावा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, तुलनात्मक विवरण क्या होते हैं। कंप्लायंस ऑडिट क्या होती है। ड्यू प्रोफेशनल केयर क्या होता है। एंगेजमेंट लेटर क्या होता है। और इसके अलावा एम्प्लेसमेंट क्या होता है। और इसके अलावा सबरोगेशंस क्या होता है। स्टेटमेंट क्या होता है। थेफ्ट क्या होता है। और फ्रॉड क्या होता है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या होती है। प्रोप्राइटरी फंड क्या होता है। इनके बारे में वन बाय वन बात कर लेते हैं। तकनीकी शब्दावली, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये तकनीकी शब्दावली का पता होना चाहिए। लेखा परीक्षा साक्ष्य है, यानी लेखा परीक्षक द्वारा अपने निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली जानकारी जिन पर लेखा परीक्षक की राय आधारित होती है। लेखा परीक्षा साक्ष्य में वित्तीय विवरणों के आधारभूत लेखांकन अभिलेखों में निहित जानकारी और अन्य जानकारी दोनों में शामिल होती है। तो लेखा परीक्षा साक्ष्य होते हैं। अब लेखा परीक्षा रिपोर्ट के बारे में बात करें यहाँ पे, तो एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्राथमिक दायित्व है यह रिपोर्ट करना है कि क्या मूल वित्तीय विवरण नोट सहित सरकारी संस्था के लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अकॉर्डिंग निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट का प्रकार मुख्य रूप से मूल वित्तीय विवरणों की विषय वस्तु, लेखा परीक्षा के दायरे और परिणामों पर निर्भर करता है। संतुलन पत्र के बारे में बात करें यहाँ पे, यानी बैलेंस शीट एक तरीके से, तो संतुलन पत्र प्रत्येक प्रमुख सरकारी और निधि और सभी प्रमुख सरकारी निधियों के कुल वर्तमान वित्तीय संसाधनों के बारे में जानकारी देता है। और GASB 34 अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83 के अकॉर्डिंग संतुलन पत्र का यानी बैलेंस शीट का प्रारूप परिसंपत्तियों और संसाधनों के आस्थगित बहिर्वाह को देनदारियों और संसाधनों के आस्थगित अंतर्वाह के बराबर दर्शाता है, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज के बराबर होता है, ठीक है। इसका कहने का तात्पर्य यही है। और निधि शेष को भी ये दर्शाता है। नेक्स्ट है प्रमाणित धोखाधड़ी परीक्षक है, यानी CFE प्रमाणित, ये महत्वपूर्ण है। तो प्रमाणित धोखाधड़ी परीक्षक यानी CFE प्रमाण पत्र धोखाधड़ी की रोकथाम, पता लगाने और उसे रोकने में सिद्ध विशेषज्ञता को दर्शाता है। CFE को धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के जोखिम के प्रमाण दर्शाने वाले चेतावनी संकेतों और संदिग्ध संकेतों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। दुनिया भर में CFE धोखाधड़ी का पता लगाकर और धोखाधड़ी को होने से रोकने के लिए प्रक्रियाओं को लागू करके वैश्विक अर्थव्यवस्था की रक्षा करने में मदद करते हैं। और इसके अलावा CFE जटिल वित्तीय लेन देन के ज्ञान को विधियों, कानून और धोखाधड़ी के आरोपों को हल करने के तरीकों की समझ के साथ जोड़ते हैं। नेक्स्ट है तुलनात्मक, यानी आपका तुलनात्मक वित्तीय विवरण है। क्या है? तुलनात्मक वित्तीय विवरण है। तुलनात्मक वित्तीय विवरण एक या एक से अधिक पूर्व अवधियों के वित्तीय विवरणों का एक संपूर्ण सेट है। यानी तुलनात्मक वित्तीय विवरण के अंतर्गत जो पिछला वर्ष का जो भी बैलेंस शीट है, जो भी अकाउंट्स है, ठीक है, जो भी विवरण है, उनसे तुलना की जाती है। यानी एक संपूर्ण सेट है जिससे वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के साथ तुलना के लिए शामिल किया जाता है। जब तुलनात्मक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं तो लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में प्रत्येक उस अवधि का उल्लेख होना चाहिए जिसके लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए गए हैं और जिस पर लेखा परीक्षा राय व्यक्त की गई है। इसके अलावा नेक्स्ट है अनुपालन कंप्लायंस लेखा, और यानी कंप्लायंस अनुपालन लेखा परीक्षा है। तो अनुपालन लेखा परीक्षा के अंतर्गत कंप्लायंस ऑडिट है। तो किसी संस्था द्वारा लागू अनुपालन आवश्यकताओं के अनुपालन के एक कार्यक्रम विशिष्ट लेखा परीक्षा संगठन व्यापी लेखा परीक्षा होती है। उचित पेशेवर सावधानी है। उचित पेशेवर सावधानी का अर्थ है समान परिस्थितियों में एक विवेकशील और सक्षम व्यक्ति से अपेक्षित सावधानी और कौशल का प्रयोग करना। यानी एक सामान्य व्यक्ति परिस्थितियों में किस प्रकार से सावधानी और कौशल का प्रयोग करेगा, इसके बारे में बता रखा है। तो लेखा परीक्षक लागू लेखा परीक्षा मानकों के अकॉर्डिंग अपनी लेखा परीक्षा करते समय उचित पेशेवर सावधानी बरतते हैं। इसके अलावा अग्रीमेंट लेटर है, अनुबंध पत्र है। अनुबंध पत्र लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार पक्षों के बीच लेखा परीक्षा की सहमत शर्तों का दस्तावेजीकरण करता है, डॉक्यूमेंटेशन करता है। समझौते में लेखा परीक्षा उद्देश्य और दायरा, संबंधित पक्षों की जिम्मेदारियां, लेखा परीक्षा का समय और लेखा परीक्षक द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्टों का उपस्थित स्वरूप और विषय वस्तु इसमें शामिल होती है। फिर आता आपका, यानी इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है, लेकिन अभी एक बेसिक नॉलेज के लिए बढ़ रहे हैं। गबन है। फ्रॉड के बारे में बात करें तो गबन किसी अन्य व्यक्ति से बेईमानी से वित्तीय संपत्ति लेने का कार्य है जिससे इस प्रकार से किया जाता है कि वो गतिविधि छिपी रहे और पकड़ी न जाए। फिर नेक्स्ट प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन उन परिस्थितियों को संदर्भित करता है जिनमें एक बीमा कंपनी उस बीमा दावे के लिए खर्चों की वसूली करने का प्रयास करती है जिसका भुगतान उसने तब किया था जब बीमा दावे के भुगतान के लिए कोई अन्य पक्ष जिम्मेदार था, ठीक है। ये तो हो गया प्रतिस्थापन। बयान, यानी बयान के बारे में बात करें, यहाँ पे स्टेटमेंट के बारे में बात करें, बयान किसी मामले से संबंधित तथ्यों का औपचारिक विवरण होता है। बयान किसी जगह, यानी बयान किसी गवाह, प्रतिवादी या अदालत में मामले से संबंधित किसी अन्य पक्ष द्वारा दिया जाता है। और फिर नेक्स्ट आपका थेफ्ट। तो थेफ्ट इजी शब्द है, यानी एक तरह चोरी है। इन व्यापार में जो चोरी की जाती है उसके लिए यूज किया जाता है। तो सरल शब्दों में बात करें तो चोरी करना है। चोरी तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति या वस्तुएं लेता है या चुराता है। चोरी शब्द का प्रयोग अक्सर संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए अनौपचारिक रूप से किया जाता है, जैसे सेंधमारी करना, गबन करना, चोरी, लूटपाट, डकैती आदि एक तरह से चोरी की श्रेणी में आती है। दुकान से सामान चुराना, धोखाधड़ी और आपराधिक रूपांतरण करना। कुछ न्याय क्षेत्रों में चोरी को लूटपाट का पर्यायवाची माना जाता है, अन्य में
बात करें, चोरी के अपराध ने लूटपाट के अपराध का स्थान ले लिया है। जो व्यक्ति चोरी करता है या चोरी को अपना पैसा बनाता है उसे चोर कहा जाता है। जैसा धोखाधड़ी है एंड फ्रॉड है। धोखाधड़ी प्रबंधन प्रशासन के प्रभारी व्यक्तियों, कर्मचारियों, तीसरे पक्ष सहित एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर किया गया एक कार्य होता है जिसमें छल का उपयोग शामिल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप लेखा परीक्षा के वित्तीय विवरणों में गलत बयान होता है। फिर नेक्स्ट आपका स्वतंत्र, सेकंड लास्ट है, स्वतंत्र लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, यानी जो स्वतंत्र लेखा परीक्षा होता है उसकी रिपोर्ट क्या होती है। स्वतंत्र लेखा परीक्षा की रिपोर्ट लेखा परीक्षा के परिणामों को संप्रेषित यानी कम्युनिकेट करने वाला एक औपचारिक पत्र है। रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा की राय भी शामिल होती है, जो राय उसके द्वारा दी जाती है, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी है। और यह भी कि क्या वे आमतौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों यानी GAAP या लागू लेखांकन के अन्य व्यापक आधार के अनुसार निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। और लास्ट आपका स्वामित्व निधि यानी ओनरशिप फंड है, यानी एक तरह से कैपिटल। स्वामित्व निधि रिपोर्टिंग परिचालन आय, शुद्ध स्थिति में परिवर्तन, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह के निर्धारण पर केंद्रित होती है। इसके अलावा स्वामित्व निधि में निधि श्रेणी में उद्यम निधि और अब इसमें एक चीज ध्यान रखना आपको, जो स्वामित्व निधि होती है इक्विटी फंड होता है, यानी स्वामित्व निधि क्या है, स्वामित्व निधि श्रेणी में दो निधि शामिल होती है। अब कौन कौन सी होती है, एक तो होता है आपका उद्यम निधि इसमें इंक्लूड होती है, और सेकंड होती है, फर्स्ट हो गया, और सेकंड हो जाएगा आपका आंतरिक सेवा निधि, यानी आंतरिक सेवा निधि। ठीक है, तो ये इसमें निधियां शामिल होती है। तो आपका जो चैप्टर है फीचर्स एंड कॉजेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाला कंप्लीट हो चुका है। इसको 2 वीडियो में कंप्लीट करवा चुके हैं। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई किसी प्रकार की क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।